नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है पिछली क्लास में डिस्कस करी थी अपने दो तरह की फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। पहली हमने कवर करी थी, बची हुई जो 5 नंबर वाली जो फंडामेंटल राइट्स थी, मौलिक अधिकार थी, वो थी जो सांस्कृतिक और जो है शैक्षणिक अधिकार, जिसमें हमने कवर करे थी 29-30 नंबर आर्टिकल। बियॉन्ड दिस उसके बाद हमने जो है अपनी जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, संपत्ति का अधिकार, जिसे आप जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको निकाल करके लीगल राइट्स में ऐड कर दिया, आर्टिकल नंबर 300 में ऐड कर दी, इसे भी कवर कर ली थी। एंड आफ्टर दैट इसके बाद जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कहते हैं संवैधानिक उपचार, इसका जो मतलब होता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट आपसे ये प्रॉमिस करता है और आपको गारंटी देता है कि आपकी जो भी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, आपको आपका अधिकार दिलाया जाएगा वापस से। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। कौन कौन सी रीट थी? तो बांदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह की रीट थी, जिसके अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट आपको आपका जो अधिकार है वो वापस से दिलवाता है। और जो अरेस्टेड पीपल होता है, जिसको हम सस्पेक्ट कहते हैं, उसको भी अधिकार दिया गया है। वो अधिकार क्या था कि उनको ये जानने का अधिकार है कि उनको क्यों गिरफ्तार की जा रही है। उनको जो है ये अधिकार है कि वो जो है उस गिरफ्तारी के बारे में फ़ोन करके अपने रिलेटिव्स या जानकार को बता सकते हैं। उनको ये भी अधिकार है कि उनको एक लॉयर प्रोवाइड किया जाए। और जो है अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके पास जो टाइमिंग रहती है, कोर्ट से दिया हुआ टाइम होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पुलिस को, यानी कि कानून को, कोर्ट में कानून को जो है उस गिरफ्तार किए हुए लोगों को, यानी कि सस्पेक्ट्स को पेश करने होते हैं कोर्ट में। तो हमने जो चीज़ें यहाँ तक कवर कर ली थी, इससे आगे जो है हमारी आज की टॉपिक थी। मैंने आपको कल एक चीज़ बताना भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। एक नोट में लिख लेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नोट है। नोट में लिख लेंगे कि जो अपने भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं, BR अम्बेडकर साहब, जिन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे सामने ला करके रखी है, जिसके वजह से आप जो आज जो है सब सम्मान की ज़िंदगी जी पाते हैं, संविधान जो ये दिए थे। तो इन्होंने जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही है, आर्टिकल 32 को इन्होंने जो है एक बड़ी अच्छी चीज़ कही है। आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने, यानी कि BR अम्बेडकर जी ने जो है कही है, आर्टिकल 32 को वो कहा है उन्होंने कि आर्टिकल 32 जो है वो संविधान का ना आत्मा है। क्या है? तो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा है? अगर ये क्वेश्चन आया तो आपने सीधे सीधे टिक करने हैं। BR अम्बेडकर साहब जो है उन्होंने कहा था कि जो अनुच्छेद 32 है वो संविधान का आत्मा है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सेड दैट आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का क्या है? ये एक आत्मा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का ये आत्मा है, इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 जो है ये भारतीय संविधान का क्या है? तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 32 आत्मा है। ये चीज़ किसने कही थी? तो ये चीज़ जो है BR अम्बेडकर जी ने कही थी, आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को, कि अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय संविधान की जो है वो आत्मा है। हमने चीज़ें यहाँ तक देखी थी। अच्छा, हमने 32 नंबर आर्टिकल तक देख ली, तो आज हमने 3 आर्टिकल और पेंडिंग थे उसी के, फंडामेंटल राइट्स के, उसको कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। तो आर्टिकल नंबर 33 अगर बात करें, अनुच्छेद नंबर 33, तो अनुच्छेद नंबर 33 क्या कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 33 कहता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो लिमिट कर सकता है, वो जो है आर्म्ड फोर्स जो है उनका जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कर सकता है? सीमित कर सकता है। ये पावर पार्लियामेंट के पास है। अभी आर्म फोर्स में कौन कौन आते हैं? तो जैसे CBI हो गया, IB हो गया, रॉ हो गया। अभी CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ हो गया।
तो ये सब जो आर्म्ड फोर्स वाले हैं, इनकी जो फंडामेंटल राइट्स होती है, मौलिक अधिकार होता है, तो इनके अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट जो है, संसद भवन जो है, इनके मौलिक अधिकार को जो है सीमित कर सकता है। ये पावर पार्लियामेंट के पास है, और ये पावर पार्लियामेंट अनुच्छेद नंबर 33 के तहत जो है यूज करता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन लिमिट आर्म्ड फोर्स फंडामेंटल राइट, लिख लेंगे, पार्लियामेंट कैन लिमिट आर्म्ड फोर्स फंडामेंटल राइट्स, आर्म्ड फोर्स फंडामेंटल राइट्स। तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करेगा कि जो आर्म्ड फोर्स है, अभी आर्म्ड फोर्स मतलब कौन कौन से हो गए अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पे ले लेंगे, सीबीआई हो गया, आईबी हो गया, रॉ हो गया। तो ये सब जो हैं आर्म्ड फोर्स, इनकी जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इनके फंडामेंटल राइट्स को यानी कि मौलिक अधिकार को क्या करेगा, तो पार्लियामेंट यानी कि जो संसद भवन है, इनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। यह पावर संसद भवन के पास है, और संसद भवन यह पावर कहाँ से यूज करता है, तो अपने संविधान के अनुच्छेद नंबर 33 से संसद भवन यह पावर यूज करता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद आता है अपना अनुच्छेद नंबर 34, आर्टिकल नंबर 34। अभी आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 34 वही सेम चीज़ कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो अभी किसका अधिकार जो है सीमित करेगा, फंडामेंटल राइट जो है सीमित करेगा, लिमिटेड करेगा, सीमित करेगा, अपनी दायरे में ले आएगा। तो ये बात करता है 33 नंबर तो आर्म्ड फोर्स की राइट हो गई, 33 नंबर तो आर्म्ड फोर्स की राइट हो गई। अब 34 नंबर कहेगा कि जो मार्शल आर्ट होते हैं, मार्शल लॉ होते हैं, वो जो है उनका जो मौलिक अधिकार है, उनकी जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनके मौलिक अधिकारों का जो है वो सीमा बनाते हैं, सीमित करते हैं। ये चीज़ भी पार्लियामेंट के पास है, ये पावर भी संसद भवन के पास है। तो ये चीज़ हमें जो है आर्टिकल नंबर 34 से देखने को मिलती है कि पार्लियामेंट कैन लिमिट, पार्लियामेंट क्या करेगा, कैन लिमिट क्या चीज़, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। पार्लियामेंट अभी मौलिक अधिकार एक तो आर्म्ड फोर्स की कर दी, लिमिट कर दी 33 नंबर से। 34 नंबर से ये मार्शियल लॉ जो होता है उसको लिमिट कर देगा, उसकी फंडामेंटल राइट को जो है लिमिट कर देगा, सीमित कर देगा। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, जो नागरिक हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन व्हेन मार्शल लॉ इज इन्फोर्स्ड, व्हेन मार्शल लॉ इज इन्फोर्स्ड, कि मतलब सॉरी, अभी जो मैंने बताया वो थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। देखिए मैं करेक्ट कर लेता हूँ चीज़ें कि 33 के तहत क्या करा कि संसद भवन ने जो आर्म्ड फोर्स है, सीबीआई, आईबी, रॉ, इनकी जो अधिकार है, इनके अधिकार को जो क्या करा, सीमित कर दी संसद भवन ने 33 नंबर आर्टिकल के तहत। 34 नंबर आर्टिकल के तहत क्या करता है कि पार्लियामेंट जो नागरिक है उनके अधिकारों को सीमित कर देता है। क्या करता है, फंडामेंटल राइट जो है नागरिकों के, उनके अधिकारों को सीमित कर देता है अगर जो है मार्शल लॉ लगती है। अगर मार्शल लॉ लगाई जाती है तो उस केस में क्या करेगा कि जो संसद भवन है उस केस में क्या करेगा कि 34 नंबर अनुच्छेद को यूज करके जो है सिटीजन यानी कि जो नागरिक है भारत के, उनकी अधिकार को जो है सीमित कर देगा, अगर कभी मार्शल लॉ लगती है तो। ठीक है, ये थी अपनी 34। 35 नंबर में कहता है कि पार्लियामेंट यानी संसद भवन के पास जो है ये अधिकार है कि वो जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का पावर किसके पास है, तो वो पार्लियामेंट के पास है। और ये चीज़ कहाँ लिखी गई है, संविधान में, तो ये चीज़ संविधान में
भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 35 में लिखा हुआ है कि संसद भवन जो है उनके पास पावर है कि वो मौलिक अधिकारों को जो है संशोधित कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। सो पार्लियामेंट हैव द पावर, पार्लियामेंट हैव द पावर, उनके पास पावर है, पार्लियामेंट हैव द पावर टू डू अमेंडमेंट, उनके पास जो है पावर है कि संशोधित कर सके, किसमें अमेंडमेंट कर सके, तो इन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन कर सकते हैं, उनमें जो है संशोधन कर सकते हैं, उनमें संशोधन किया जा सकता है। ये अधिकार जो है संसद भवन के पास है। और ये चीज़ कहाँ लिखी गई है भारतीय संविधान में, तो भारत के संविधान में ये चीज़ लिखी गई है, भारत के संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार बताता है, फंडामेंटल राइट, इसकी जो है अनुच्छेद नंबर 35 में लिखा हुआ है कि संसद भवन जो है क्या कर सकता है कि उनके पास पावर है कि मौलिक अधिकार को चेंज कर सकता है, उसमें जो है संशोधन कर सकता है। ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए अब थोड़ी नोट लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य फैक्ट नोट में लिख लेंगे। AFSPA, इसका मतलब होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या होता है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये चीज़ होता है AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। कब की है ये अधिनियम? तो ये अधिनियम है 1958 की। कब की है? तो ये अधिनियम है 1958 की। इस अधिनियम के तहत क्या करा गया कि स्पेशल पावर दी गई, स्पेशल पावर दी गई किसको? आर्म्ड फोर्स को। किसको दिया गया? तो आर्म्ड फोर्स जो है CBI, IB, रॉ एंड सो ऑन, इन लोगों को जो है आर्म्ड फोर्स AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अधिनियम 1958 के तहत जो है आर्म्ड फोर्स को कुछ स्पेशल पावर दी गई थी। अभी ये स्पेशल पावर कौन सी है? तो आर्म्ड फोर्स जो है उनके पास जो है तलाशी जो लेने की पावर है, वो कैसे भी तलाशी ले सकते हैं, वो कहीं भी तलाशी ले सकते हैं। उनके पास जो सर्च वारंट रहता है हमेशा, उनके पास ये अधिकार है। तो आर्म्ड फोर्स जो है उनके पास तलाशी लेने का अधिकार है। क्या है? तलाशी लेने का अधिकार है कि सामने वाला जो बंदा है वो कहीं टेररिस्ट तो नहीं है, हमारे देश को हानि तो नहीं हो सकती। तो उनके पास जो है एक स्पेशल पावर है कि वो तलाशी ले सकता है। डजंट मैटर हु इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हुम, उनके सामने कौन खड़ा है, उनकी तलाशी ले सकता है, उनके पास अधिकार है। दूसरा है फायरिंग का, कि ये जो है शूट कर सकते हैं, आर्म्ड फोर्स वाले जो लोग हैं वो शूट कर सकते हैं, इन चीज़ का भी अधिकार इनके पास है। तभी आप जो है यूट्यूब पे कभी कोई रील्स भी देखते होंगे कि आर्मी जो है ये अकेले खड़ा है सबको कंट्रोल करके, और पुलिस वाले जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके पास क्या होता है? शूट एट साइट का ऑर्डर होता है। ठीक है, कि ये शूट कर सकता है, बाद में सोची जाएगी, पहले तो ठोक दो, बाद में देखी जाएगी। तो इनके पास जो एक स्पेशल पावर ये होता है फायरिंग का, कि ये फायर कर सकते हैं। तीसरा होता है नो ग्रुप, इनकी कोई ग्रुप नहीं बनती, इनकी कोई ग्रुप नहीं होती है। नो ग्रुप, ग्रुप नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे, नो ग्रुप। तो ये 3 स्पेशल पावर जो है आर्म्ड फोर्स को दिया गया। एक तो सर्च वारंट तलाशी का, तीसरा है फायरिंग का, और दूसरा है फायरिंग का, और तीसरा है नो ग्रुप का। ठीक है, जो तीसरा है वो है नो ग्रुप का। यह हो गई पहला नोट। दूसरा नोट लिख लेंगे। दूसरा नोट इम्पोर्टेंट क्या है? चाहिए चीज़ समझ में आया? दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि AFSPA का मतलब होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये अधिनियम आया था 1958 में। इनके तहत क्या हुआ कि आर्म्ड फोर्स को जो है स्पेशल पावर दी गई। पावर क्या था? तो उनको सर्च वारंट की पावर थी, फायरिंग की जो है पावर था, स्पेशल पावर, और नो ग्रुप की पावर थी। इनके पास जो था मतलब सर्च वारंट थी, तलाशी ले सकता था या किसी की भी, और जो है ले सकते हैं किसी की भी। और इनके पास फायरिंग यानी कि शूट करने का भी
पावर है, ये शूट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले शूट करो। अगर वैसे कोई सस्पेक्ट पाई जाते हैं तो पहले शूट कर देंगे ये, उसके बाद चीज़ें निपटी जाएगी, जो भी है वो देखी जाएगी बाद में। तो ये थी यहाँ पे। उसके बाद जो है नो ग्रुप, इनमें कोई ग्रुप जो है वो नहीं होता है, तो ये एक थी नो ग्रुप, ठीक है। तो ये एक थी जो है नो ग्रुप के बारे में। तो ये थी आर्म्ड फोर्स की स्पेशल पावर वाली राइट्स। ओके दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, उम्मीद है। अच्छा, इसके बाद दूसरा नोट लिखेंगे। दूसरा नोट लिखेंगे, क्या नोट लिखने हैं दूसरा? तो दूसरा नोट लिखने हैं कि जो ज्ञान कौर थे, एक केस चली थी ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब केसरी की। ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब केसरी की एक केस चली थी, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब केसरी की। इसमें क्या हुआ था कि जो जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, जीने का जो अधिकार है, इसमें मरने का कोई अधिकार शामिल नहीं है, ये इलीगल है, ठीक है। तो द राइट टू लाइफ doesn't include राइट टू डाई। जो जीने का अधिकार है उनके साथ किसी भी प्रकार से मरने का कोई भी अधिकार नहीं है। राइट टू लाइफ डजंट इंक्लूड्स राइट टू डाई। तो ये एक ज्ञान कौर और पंजाब केसरी की डिबेट चली थी, ये वाली केस थी, जहाँ पे बताया गया था कि जो जीने का अधिकार है उसके साथ कतई जो है मरने का अधिकार नहीं है, ये इलीगल है, ये एक जुर्म है, इसके बारे में बताई गई थी। तीसरा जो केस आया था वो आया था विजय शर्मा जी का केस। क्या बड़ा इंटरेस्टिंग केस है विजय शर्मा जी का केस, विजय शर्मा केस। ये भी केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, विजय शर्मा केस। इसमें देखिए होता क्या है विजय शर्मा केस में, कि इसमें क्या है कि जो बच्चे होते हैं माता के गर्भ में, जिसे फीटस कहते हैं हम लोग, भ्रूण कहते हैं, उनकी जानकारी, उनको टेस्ट करना कि लड़का है या लड़की है, ये जो है पूरी तरह से इलीगल है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो चेक करी जाती है ना फीटस को, भ्रूण को, कि माता के गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं वो आखिर लड़का है या लड़की है, तो भ्रूण जांच जिसे कहते हैं हम लोग। तो इसी बेसिस पे क्या होता है कि कभी कभी जो जिनको लड़कियां पसंद नहीं है, गर्ल्स पसंद नहीं है, तो अगर गर्भ में गर्ल्स है, भ्रूण जो फीटस जो है वो गर्ल्स है, तो उनकी जो क्या कर दी जाती है, अबॉर्शन करा दी जाती है, जिसको कहते हैं हम भ्रूण हत्या, अबॉर्शन करा दी जाती है, उनको दुनिया में नहीं लाया जाता। तो ये चीज़ क्या है विजय शर्मा जी के केस में जब आई थी, तो इसी को जो है इलीगल बताया गया था कि जो फीटस है, भ्रूण है, उसकी जांच नहीं करी जाएगी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। जो वुमन है उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है। तो विजय शर्मा जी के केस में क्या हुआ था, इट इज़ अ क्राइम, ये एक अपराध है, टू टेस्ट फीटस, क्या, तो जो भ्रूण है फीटस, या फिर टू टेस्ट सेक्स ऑफ द फीटस, जो भ्रूण है उनका लिंग चेक करने के लिए चेक नहीं कर सकते, ये जो है क्राइम है। कैसे चेक कर होता है, तो थ्रू अल्ट्रासाउंड के माध्यम से माता के गर्भ में पल रहे बच्चे जो कि भ्रूण है, उनका जो लिंग है चेक करना गैर कानूनी है, थ्रू अल्ट्रासाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। माता के गर्भ में पल रहे बच्चे भ्रूण, उनका जो है लिंग चेक करना गैर कानूनी है, चेक नहीं कर सकते। और क्यों, क्योंकि जो है वुमन जो है उनको भी अधिकार है, हैज़ राइट्स टू लाइफ, उनको भी अधिकार है जीवन जीने का, उनको भी अधिकार है जीवन जीने का। होता क्या है कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से फीटस की जो सेक्स है वो चेक तो कर लेते हैं, अगर वहाँ पे बॉयज़ पाया गया तो ठीक है, लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर गर्ल्स पाया गया तो क्या होता है कि किसी को गर्ल्स पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अबॉर्शन करवा लेते हैं। क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, जिसको कहते हैं भ्रूण हत्या। तो उसमें क्या होता है अबॉर्शन में, कि जो फीटस है ना उसको क्लीन कर दिया जाता है, अंदर ही मार दी जाती है, ठीक है, फिर क्लीन कर दिया जाता है, उसको कहते हैं अबॉर्शन।
तो अबॉर्शन कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग भ्रूण हत्या। तो इसे इलीगल माना गया है, ये एक क्राइम माना गया है, ठीक है, ऐसा जो करना क्राइम माना गया है। अभी मृत्यु होती है, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो फीमेल कैंडिडेट की जो रेट है, वो रेट जो रेशियो जो बताता है मेल और फीमेल कैंडिडेट की जो रेशियो है, उसमें जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी रेशियो क्या हुई, डाउन हो गई थी, ठीक है, उनकी रेशियो ना डाउन हो जाती है। वैसे पहले बीच में भी डाउन हो गई थी बहुत ज़्यादा जब ये चली थी। तो उसके बाद जो इसे इलीगल करार दे दिया गया विजय शर्मा जी के केस में। उसके बाद से जो है किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में ये चीज़ें चेक नहीं होती। हालांकि अभी भी बहुत जगह होती है चेक, वो प्राइवेट रखा जाता है, लोग आपस में बात करके बहुत जगह करवा लेते हैं। हालांकि ये बहुत गलत बात है, नहीं करवाना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी विजय शर्मा जी के केस में, और वहीं से जो है ये चीज़ें शुरू हुई कि जो फिटस जो है उनकी सेक्स चेक करना वो एक इलीगल है, ठीक है, वो इलीगल है। अच्छा, 4 नंबर नोट में लिख लेंगे गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल, अभी ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है, तो गोल्डन ट्रायंगल में हम लोग जो है बेसिकली 3 प्रकार के अनुच्छेद के बारे में देखते हैं, 3 प्रकार के आर्टिकल के बारे में देखते हैं। अभी 3 आर्टिकल अपने कौन कौन से हैं जो गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं, तो 3 प्रकार के जो अपने आर्टिकल हैं जो गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं वो कौन कौन से हैं अगर बात करें तो, 1 मिनट, हम्म 3 प्रकार के जो आर्टिकल हैं वो, एक तो है आर्टिकल नंबर 14, एक तो है आर्टिकल नंबर 19, एक तो है आर्टिकल नंबर 21। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार का आर्टिकल है। और इसमें क्या बताता है, समानता के अधिकार का आर्टिकल नंबर 14 किस में आता है, समानता के अधिकार में आता है ना। समानता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 14 आता है। इसमें हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों को कि 2 चीज़ इसमें कौन कौन सी पढ़ी थी अगर बात करें तो हमने इसमें पढ़ा था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने यूके से अडॉप्ट करी थी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमने यूएसए से अडॉप्ट करी थी। 14 नंबर जो आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी को बताता है, समानता का अधिकार बताता है। और इसमें हमने 14 नंबर आर्टिकल क्या थी अपनी, ये इसमें थी रूल ऑफ लॉ के बारे में देखा था हमने, क्या, रूल ऑफ लॉ, यानी कि डाइशी के बारे में हमने देखा था। यहाँ पे क्या था, एक तो हमने यूके से अडॉप्ट करी थी, क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये 2 तरह के हमने जो है चीज़ें देखी थी। हालांकि ये यूके से अडॉप्ट करा गया, ये यूएसए से अडॉप्ट करी गई। तो यहाँ पे समानता का अधिकार 14 नंबर जो थी समानता के अधिकार से रिलेटेड था। अच्छा, 19 नंबर हमने क्या देखा था इसके बाद, समानता के अधिकार के बाद हमारा आर्टिकल दूसरा अधिकार कौन सा था, समानता के अधिकार के बाद जो है दूसरा अधिकार अपना कौन सा था अगर बात करें तो था स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 नंबर आर्टिकल हमारा स्वतंत्रता के अधिकार से शुरू होता है कि यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार के जितने भी फ्रीडम्स हैं, तो जो फ्रीडम्स है तो फ्रीडम के बारे में हमने जो देखी थी आर्टिकल नंबर 19 में। तो आर्टिकल नंबर 19 में क्या था, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। हमने 19 नंबर आर्टिकल में क्या देखा था, स्वतंत्रता का अधिकार देखा था। इसमें कौन कौन सी फ्रीडम थी अगर बात करें, हमने कुछ फ्रीडम्स पढ़ी थी। अगर बात करें कौन कौन सी फ्रीडम थी, तो एक तो था एक्सप्रेशन का, कि बोलने का या चुप रहने का अधिकार। फिर था अपना पीसफुल असेंबली, जो शांतिपूर्ण सभा का, पीसफुल असेंबली, शांतिपूर्ण सभा का। फिर हमने देखा था एक संगठन बनाने का अधिकार, एसोसिएशन फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, एसोसिएशन फॉर्मेशन,
संगठन बनाने का अधिकार। फिर हमने इसी में देखा था कि घूमने का अधिकार, ट्रैवल। इसी में देखा था हमें रहने का अधिकार, रिसाइड। इसी में हमने देखा था काम करने का अधिकार या व्यापार करने का अधिकार। तो ये सारे जो है अपने अधिकार थे जो हमने आर्टिकल नंबर 19 में देखा था। हालांकि गोल्डन ट्रायंगल जो स्वर्ण त्रिभुज कहते हैं उसमें 3 तरह के आर्टिकल आते हैं। एक तो आता है आर्टिकल नंबर 14, एक आता है आर्टिकल नंबर 19, एक आता है आर्टिकल नंबर 21। 14 कहता है समानता का अधिकार, 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार और 21 कहता है अपना जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी मतलब जो है जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 14 नंबर कहता है क्या, समानता का अधिकार। 19 नंबर कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। 21 नंबर कहता है जीवन जीने का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हैं अपने 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल फंडामेंटल राइट की, मौलिक अधिकार की, जो इसे स्वर्ण त्रिभुज के रूप में ढालते हैं। क्या करते हैं, स्वर्ण त्रिभुज के रूप में ढालते हैं, गोल्डन ट्रायंगल के रूप में डालता है। अगर पूछे कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आर्टिकल सम्मिलित हैं, तो आर्टिकल नंबर 14 विच इज़ रिलेटेड टू द राइट ऑफ इक्वलिटी, एंड आर्टिकल नंबर 19 विच इज़ रिलेटेड टू द राइट ऑफ फ्रीडम, एंड आर्टिकल नंबर 21 विच इज़ रिलेटेड टू द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। तो ये 3 प्रकार के अनुच्छेद हैं जो हमें स्वर्ण त्रिभुज के बारे में बताता है, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बताता है। अच्छा, इसके अलावा एक 5 नंबर नोट लिख लेंगे, ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो अपने आर्टिकल नंबर 14 जो मैंने अभी आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। इसमें क्या होता है, सॉरी, समानता का जो अधिकार मैंने बताया, इसमें जो है कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें एक्सेप्शन क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहीं कहीं पे ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक्सेप्शन अपवाद का भी काम कर जाते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 14 का एक्सेप्शन है। अच्छा, एक है आर्टिकल नंबर 361। यहाँ पे बताया गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट मतलब भारत के प्रथम नागरिक यानी कि सेंट्रल लेवल से, और गवर्नर जो राज्य के प्रथम नागरिक, गवर्नर स्टेट लेवल से। तो इन दोनों के पास जो है स्पेशल पावर होगा। क्या होगा, स्पेशल पावर होगा किसके किसके पास, टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो इन दोनों के पास जो है एक स्पेशल पावर होगा। ये चीज़ बताता है हमें अनुच्छेद नंबर 361, आर्टिकल नंबर 361 हमें बताता है कि राष्ट्रपति और गवर्नर, यानी गवर्नर के पास, राष्ट्रपति तथा जो है गवर्नर, इन दोनों के पास जो है एक स्पेशल पावर होगा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 105। आर्टिकल नंबर 105 कहता है कि एमपी के पास भी एक स्पेशल पावर होगा। क्या, तो स्पेशल पावर किसके पास, एमपी के पास। अगर स्पेशल पावर की बात करें तो वो हमारा आता है आर्टिकल नंबर 105 से, आर्टिकल नंबर 105 से आता है एमपी के पास स्पेशल पावर। और एमएलए के पास अगर बात करें स्पेशल पावर की, तो एमएलए के पास जो स्पेशल पावर है वो आता है आर्टिकल नंबर 194 से, वो आता है आर्टिकल नंबर 194 से, कि एमएलए के पास कौन सी स्पेशल पावर है। एमएलए के पास कौन सी स्पेशल पावर है, ये हमें कहाँ से मिलता है देखने को। अगर पूछे कि एमएलए के पास जो स्पेशल पावर है ये कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हमें आर्टिकल नंबर 194 से। एमपी के पास स्पेशल पावर पूछे तो ये मिलता है हमें आर्टिकल नंबर 105 से। अगर प्रेसिडेंट और जो है गवर्नर के पास पूछे स्पेशल पावर कहाँ पे बात करी गई है भारतीय संविधान में, तो वो बात करी गई है आर्टिकल नंबर 361 में, अनुच्छेद नंबर 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर की, अनुच्छेद नंबर 105 में एमपी की, अनुच्छेद नंबर 194 में एमएलए की बात करी गई है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको जो है वीडियो में किसी भी प्रकार से, सेशन में किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप जो अपनी डाउट कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स होगी उसे क्लियर कर दी जाएगी। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है
और वीडियो के जो कंटेंट्स है आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ जो है वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है अपनी हो गई, इसी के साथ जो है अपनी क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार था, टोटल जो है 12 नंबर आर्टिकल से लेकर के 35 नंबर आर्टिकल तक वो पूर्णतः समाप्त हो गई, कम्प्लीटली ख़त्म हो गया यहाँ पे। इसके साथ जो है कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो है अपना भारत के संविधान का भाग 4 जिसे हम DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे कहते हैं हिंदी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कवर होते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक। हालांकि DPSP हमने आयरलैंड से अडॉप्ट करी थी, DPSP जो हमने आयरलैंड से अडॉप्ट करी थी और ये परिवर्तनीय नहीं होते हैं, इनको चेंज नहीं करी जा सकती। इट इज़ नॉट इन्फॉर्सिबल इन कोर्ट, इनको जो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये परिवर्तनीय नहीं होता है, अपरिवर्तनीय होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपनी जो 4th नंबर पार्ट है संविधान की, चौथा भाग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, ये हम अपने अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों सो मच।